कभी कभी होता ये है कि जो दिखाई देता है वो नहीं होता है, जिसको कि हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद कहते हैं। और केमिस्ट्री जाना ही जाता है अपने एक्सेप्शन के लिए, यानी कि अपवादों के लिए। जहां आप लोग देखेंगे हर लाइन में एक्सेप्शन 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 आपको दिखाई देगा। तो फिर ये आपको हर एक चैप्टर में दिखाई देगा। तो कुछ एक्सेप्शन ऑक्सीडेशन नंबर के भी होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट के भी होते हैं। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन नाम की कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं होता है। जो चीज़ आपको एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है वह उसका एक खास प्रॉपर्टी होता है, वह उसका एक खास रूल होता है, वह अपने बनाए हुए नियम पर, अपने बनाए हुए कानून पर चलते हैं। जिसको दुनिया नहीं पसंद करती तो उसको बोल देती है कि ये अलग है, ये एक्सेप्शन है। आए समझ में? तो यहाँ पर हम कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, हम कुछ कंपाउंड लिखे हैं जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। हम सभी लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बारे में, रूल के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपके पास एक हम मॉलिक्यूल ले लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इस केस में अगर हम कह दें कि आप Mn, इन जनरली हम लोग सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो अगर हम आपसे कह दें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो हम मान लेते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं पता है। अगर बताना है इसका मतलब कि हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, तब मैथमेटिक्स के भाषा में इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और ये मान लेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, इसका मतलब बाकी सबका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, इसे भी मानना पड़ेगा। तब इस केस में हम x को छोड़ करके बाकी सबका हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। तो x को छोड़ करके k का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, क्योंकि ये ग्रुप 1 का है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तब यहाँ पर लिखेंगे हम -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है आपके 4, तो -2 × 4 इज इक्वल टू। अब यह जो मॉलिक्यूल है, यह जो कंपाउंड है, यह न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तब इस मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ओके, लेकिन अगर ये एनायनिक फॉर्म में होता या आयोनिक फॉर्म में होता, तब इसका जितना माइनस या जितना प्लस चार्ज, एनायनिक या कैटायनिक फॉर्म में होता तो जितना माइनस या जितना प्लस चार्ज होता उतना वह उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता। तब इस केस में यह मॉलिक्यूल 0 है, मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तब इस आधार पर इस मैथमेटिकल छोटे से क्लास 5 वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस x का जो वैल्यू है यह आ जाएगा +7, और x को हमने किसे माना था, मैग्नीज को माना था। तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम परमैंगनेट में हो जाएगा आपका KMnO4। ठीक है, तो क्या जो इसमें हमने रूल लगाया उसी रूल से हम इसके अंदर निकाल सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में बात बोला वो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये वो नियम नहीं फॉलो करते जो सब फॉलो करते हैं। इसलिए इसको आपकी भाषा में, हमारी भाषा में एक्सेप्शन बोल देते हैं। लोग सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं। यह क्या है? एक आम जनता की, आम लोगों की नियम है ना। अब एक व्यक्ति है जो रात भर वर्क करता है लेकिन दिन में सोता है, तो उसके लिए वही नियम है ना, तो उसको हम लोग अपनी भाषा में एक्सेप्शन बोलते हैं, लेकिन उसकी भाषा में हम लोग एक्सेप्शन होंगे। समझ पा रहे हैं ना? तो इसी तरह से अगर हम आम रूल लगाएं, अपना नियम लगाएं, तो अपने नियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे H2SO5 के बारे में, पहला नंबर हम लेते हैं, तो इस केस में सल्फर को हम मानेंगे x, ठीक है, हाइड्रोजन को मानेंगे +1 जो कि होता है 2 × में +1, और ऑक्सीजन का 5 × -2 इज इक्वल टू 0। तब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का आ जाएगा +8, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि सल्फर के आउटर सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही हो सकता है।
लेकिन यहाँ पर गलत दिखा रहा है। तब इस केस में जब हमें किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर उसके जनरल फार्मूले के मदद से नहीं निकल पाता है, तब उस केस में हमें इसका स्ट्रक्चर का मदद लेना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर का मदद लेंगे तब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है कैरोज एसिड या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O O O और H H, ये इसका जो है फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले में अगर आप देखोगे तो एक इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, एक इसमें क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है। और जब परऑक्साइड बॉन्ड होता है उस केस में उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दोनों ऑक्सीजन के बीच के कारण से 0 होता है और सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन के कारण -1 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कारण से -1 होता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन पर हो जाएगा +1, इस ऑक्सीजन पर -2 और देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा और हाइड्रोजन रहेगा, -2 और +1 होता है। ठीक है, तो अगर आप एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे तब आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, तब ये -1 ये +1 कैंसिल, ये +1 ये -1 कैंसिल। अब क्या बचा, -2 इज इक्वल टू के बाद उधर जाकर के क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तब इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6। अगर आप अच्छा ढंग से करना चाहते हैं तब आप ऐसे करोगे कि सल्फर का निकालना है x मानोगे, हाइड्रोजन 2 है तो दोनों हाइड्रोजन का +2 मानोगे, सल्फर 3 सल्फर का आप मानोगे क्या, -2 है ना, 3 सल्फर का आप मानोगे -2 यानी कि 3 × -2 और 2 सल्फर का आप मानोगे -1 है ना, तो +-1 × 2 = 0। ठीक है, तब यहाँ पर ये किसके लिए आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगा, परऑक्साइड के लिए, ये हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए, ये हो जाएगा सल्फर के लिए। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तब इसका आंसर आ जाएगा x + 2 + -6 + -2 = 0, +2 -2 कैंसिल, x बराबर +6 हो जाएगा। आए समझ में। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं किसका, H2SO5 के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड। इसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे तो आपका दिया गया है H2SO5, इसको हम लोग बोलते हैं पराक्जी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं मार्शल एसिड के भी नाम से। ठीक है, तो इस केस में भी अगर आप निकालना चाहो इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत ही अच्छे से देखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, सल्फर इसमें कितने हैं, 2 हैं, तो 2x + 2 × में +1 + 8 × में -2 = 0 हो जाएगा। तब 2x + 2 + -16 = 0, तो 2x + -14 = 0, तो 2x बराबर +14, तो x बराबर +7 हो जाएगा। क्या, पराक्जी डाइसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S2O8 में यह पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसका सिर्फ +6 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तब अगर नहीं पता चल पा रहा है तो इसके बीच में क्या करना पड़ेगा, इसका जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, है ना। और कोई भी चीज़ एक्सेप्शन होता है ना तो उसका अच्छे से जांच पड़ताल करना पड़ता है। जब हम इसका अच्छे से जांच करेंगे तब उसकी जांच करने के लिए इसके तह तक जाएंगे ना, तो जब तह तक जाएंगे तब इसका सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलिए बना के देखते हैं। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H O O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O H, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और सॉरी, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये होता है परऑक्साइड लिंकेज, जिसके चलते इन दोनों ऑक्सीजन पर आएगा -1 और -1, बाकी सभी ऑक्सीजन पर आएंगे -2 -2 -2 -2 -2 -2, यहाँ पर आ जाएगा +1 +1। आइए समझ में। अब
अगर इसको समझ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तब देखिए ध्यान से, यहां पर अगर हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपका -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अब कितने माइनस बचे? -2 -2 -2 इज इक्वल टू के बाद उधर जाकर के क्या हो जाएंगे? +6। तो इस सल्फर पर भी +6 और इस सल्फर पर भी -2 -2 -2 मिलकर के +6 हो जाएगा। आया समझ में? हम लोग करके देखते हैं। मान लेते हैं कि सल्फर का हम लोग इस फार्मूले में 2x मानेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू में +1 और 1 2 3 4 5 6, इन 6 सल्फर के लिए हम लोग मानेंगे 6 × -2 और इन दोनों ऑक्सीजन के लिए मानेंगे -1 × 2 इज इक्वल टू, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इसलिए 0। तब आगे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x + 2 - 12, सॉरी हाँ सही है, 6 2 12 और -2 इज इक्वल टू 0। तब यहाँ पर इससे ये कट गया, क्या बचा? 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? सभी बच्चा बता देगा, +6 हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से जो एक्सेप्शन होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। समझ पा रहे हैं बच्चे लोग? आगे देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है CrO5, है ना, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। इसके बारे में देखना है। हालांकि क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड बोलना ही गलत है क्योंकि हमको दिख भले हो रहा है लेकिन वो है नहीं, है ना। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, काटने के या खाने के कुछ और होते हैं, सेम उसी प्रकार से ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं CrO5, ठीक है। अब इस केस में अगर हम लोग देखें तो फिर आपका इन जनरल मेथड सामान्य तरीके से अगर इसके बारे में बात करोगे तो क्रोमियम को मानोगे x, ऑक्सीजन 5 है तो 5 × -2, जो कि हमारे पास अब तक ज्ञान था उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +10 आ गया। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? क्रोमियम का अगर हम लोग विश्लेषण करें, एनालिसिस करें तो हमें पता चलेगा कि क्रोमियम के पास आउटर सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आउटर सेल का 4s1 3d5 होता है। यही आउटर सेल है भैया, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। आप 10-10 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हो, ये पाप नहीं महापाप हो जा रहा है ना। ये क्या है? पाप नहीं है, महापाप हो जा रहा है। सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन निकालने वाले आप 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है उसके बारे में देखते हैं। तो इसको कौन बताएगा? इसका स्ट्रक्चर बताएगा। देखते हैं। Cr≡O, ये ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। कितना प्यारा स्ट्रक्चर लग रहा है ना। देख करके किसी का याद आ रहा है? देख करके याद आ रहा है क्या? बटरफ्लाई का। बचपन में सभी बच्चे बटरफ्लाई करते हैं ना, है कि नहीं? तो ये बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है। बस क्या करना है, इसका एंटीना यहाँ पर बना देना है कि नहीं? अगर ये एंटीना बना देंगे तो क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, इसके चलते इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये नहीं होगा। हमको लग रहा था कि इसका स्ट्रक्चर, मतलब जब तक हम लोग बेबुद्धि के थे, बेबुद्धि का मतलब अज्ञानी थे, तब तक हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा होता होगा। लेकिन हम लोग क्या थे? हम लोग मूर्ख थे। लेकिन जब हमें ज्ञान मिला तो हमें पता चला कि इसके अंदर 2 परऑक्साइड बॉन्ड होते हैं और 1 ऑक्साइड बॉन्ड होता है। तब परऑक्साइड बॉन्ड के चलते इस ऑक्सीजन पर -1 -1 -1 -1, इसके ऊपर -2। आया समझ में? तो जब ऐसी कंडीशन होगी तब टोटल कितने माइनस हो गए? बाहर के मॉलिक्यूल्स पर टोटल माइनस हो गए -6। और जब बाहर में टोटल माइनस है तो अंदर वाले में क्या आएगा? जितना बाहर माइनस उतना अंदर प्लस आएगा, तभी तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। क्योंकि हमने लिखा है ना 0 का मतलब मॉलिक्यूल न्यूट्रल। जब मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो बाहर में जितने माइनस उतने ही अंदर में प्लस आएंगे। तो बाहर में -6 तो अंदर में +6 आएंगे। आया समझ में? जब अंदर में +6 आएगा तब इस केस में इसको हम लोग कैसे करेंगे?
हम लोग यहाँ पर +6 लिखेंगे, x मानेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई -2, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई -2, एक ऑक्सीजन हो गया है जो ऑक्साइड रखा है, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -1, 4 ऐसे ऑक्सीजन है जिसके पास सिर्फ एक एक बॉन्ड है, एक एक माइनस चार्ज है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस -2 प्लस -4 इक्वल टू 0। तो x बराबर बच्चा भी बता देगा +6 हो जाएगा। आया समझ में? इस प्रकार से हमें इसको करना था। आया समझ में बच्चे लोग? अब आगे देखते हैं। हालांकि अब जो 2 स्टार्टिंग के हैं 4 नंबर और 5 नंबर बहुत इजी है, लेकिन इसमें बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। लेकिन हमें कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं करना है, जो नॉर्मल चीज़ें हैं उसी को यहाँ पर बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, एक ये और एक ये, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है ना, मेथेन नाइट्राइल और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसको बोलेंगे साइनाइड, इसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड। इस केस में अगर हम देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही sp हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत है, इसमें कार्बन और इसमें नाइट्रोजन। इस केस में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखोगे तो हमें सिर्फ जो नॉर्मल कंडीशन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के और ऑक्सीडेशन नंबर के वही लगाना है। हम जानते हैं नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉनों खींचेगा। ठीक है, तब इस केस में कितना माइनस चार्ज मैक्सिमम हो सकता है नाइट्रोजन पर, तो हो सकता है आपका -3। और कार्बन पर कितना प्लस हो सकता है, तो +1। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, -2। -2 इज इक्वल टू के बाद कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, तो कार्बन का इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है ना, हमने देखो रेड कलर से मार्क किया है, तो इसको x मानेंगे, x +1 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा आपका +2। ओके, यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन को मानेंगे +1, नाइट्रोजन को मानेंगे -3। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर भी आ जाएगा +2। ओके, ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ दम नहीं था। इधर के आगे के अब हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है Na2H2O3। ठीक है, हमको अगर होता हमारे पास Na2SO4 तब हम इसका आसानी से कर सकते थे, क्योंकि इस केस में हो जाता है H डबल बांड O ऊपर माइनस और H Na+, इधर ऊपर माइनस और Na+, ये हो जाता है। तब इस केस में सामान्य विधि से जब आप लोग करोगे तो आपको पता होगा कि इस सल्फर पर आएगा +6 ऑक्सीडेशन नंबर, है कि नहीं, और इसमें एक ही सल्फर है तो सिर्फ यही होगा, है कि नहीं। तब लेकिन अगले केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है Na2H2O3। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसका निकालना चाहो Na2H2O3 का, तो आपको क्या आएगा, सल्फर को मानोगे 2x प्लस नाइट्रोजन के लिए सोडियम के लिए +1, तो 2 प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए -2, तो कितने 6 माइनस इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस -4 इज इक्वल टू 0। तो 2x बराबर +4, तो x बराबर हो जाएगा +2, जो कि कतई बात सही नहीं है, सल्फर का +2 नहीं होगा। आया समझ में? इस केस में हम लगाएंगे कुछ और उपाय। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर इसका सही आंसर देगा। तो चलिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो इस केस में एक होता है Na+O- टाइप का बॉन्ड, इधर भी O-Na+ होगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड O होगा और एक डबल बॉन्ड S होगा। या फिर इसी को हम लोग इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, S कोऑर्डिनेट बॉन्ड S, O-Na कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O-Na, इस फॉर्म में रहता है। इस केस में एक सल्फर डायरेक्ट सल्फर से जुड़ा हुआ रहता है, और जब ऐसा होता है ना तब उस केस में ये जो है
इसका इस स्ट्रक्चर से नहीं पता चलेगा, इस स्ट्रक्चर को देखोगे तब पता चलेगा कि यहाँ पर ये सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दूसरे वाले सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जब डोनेट करेगा तो उसके ऊपर आएगा +2 और जो एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर क्या आएगा -2। ठीक है, तब यहाँ पर आ जाएगा आपका -2, यहाँ पर -2 -2 -2 +1 आया समझ में। तब अगर इस हिसाब से सॉल्व करोगे तो इस सल्फर का, ये वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2 और जो सेंट्रल एटम में जो सल्फर बैठा है उसका क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस मिल करके एक माइनस, एक दो माइनस खत्म कर देंगे तो -2 -2 -2 मिल करके क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +6। देख सकते हो। इसके लिए मान लो कि हमने निकाल दिया, ठीक है, देखो 2x, इसका हमने -2 मान लिया, ठीक है, +2 मल्टीप्लाई बाई +1 +1 2 3 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई 1 = 0। ये देखिए, ये सोडियम के लिए, ये वाला जो है आपका आ गया सोडियम के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, ये सल्फर के लिए, और ये दूसरे वाले सल्फर के, अच्छा x रहेगा, -2x नहीं रहेगा, ये दूसरे वाले सल्फर के लिए। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो x +2 -6 -2 = 0। तो 1 +2 से -2 कैंसिल, क्या बचा, सिर्फ -6 बचा, तो x बराबर उधर जा करके +6 हो जाएगा, पक्षांतर करके। समझ में आया बच्चे लोग? इजी है ना? एक बार कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। ये न जाने कितनी बार नीट में आ चुका है। नीट और जेईई वाले के, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको आप लोग मतलब कि एकदम मेमोराइज कर लीजिए। इतने जो ऑप्शंस लिखे गए, टोटल 14 क्वेश्चंस जो लिखे गए हैं, 14 मॉलिक्यूल्स जो लिखे गए हैं, एकदम ये नीट और जेईई वाले के लिए पॉपुलर है एकदम, मतलब कि उन लोग का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इससे बाहर वो लोग आइए नहीं करते हैं, है कि नहीं। तब एक क्वेश्चन दिया गया है CaOCl2, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब पूछा गया है इस केस में क्लोरीन का, तब हमें पुराना नियम पता है, क्लोरीन का पूछा गया है तो हम मानेंगे 2x, कैल्शियम के लिए मानेंगे क्या, कैल्शियम के लिए मानेंगे हम +2, ऑक्सीजन के लिए मानेंगे -2 = 0 करेंगे, तब हमें दिखाई देगा कि देखो बच्चा +2 है -2 है, और ये कट पिट जाएगा ना, हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ कि इसको इससे काट दो, बचेगा क्या 2x = 0, तो x = 0, क्लोरीन का 0 आ गया भैया, है कि नहीं। लेकिन ये आंसर गलत है भैया, ये पूरा गलत है। इसमें 2 क्लोरीन है, किसी का भी 0 नहीं आता है, और दोनों का अलग अलग आता है इस क्वेश्चन का ये स्पेशल प्रॉपर्टीज है। देखिए कैसे, तो जब कुछ भी ना पता चले तो उसके तह में जाओ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो उसके बारे में सोचो, उसके अंदर घुसो, पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, है कि नहीं। जैसे आप लोग क्राइम वाली मूवी देखते होंगे ना, जब कोई क्राइम होता है, जब उसका जो सब छानबीन करने वाले होते हैं, पुलिस होते हैं, एजेंट होते हैं, वो लोग नहीं तह तक पहुंचते हैं, तब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये क्राइम कहाँ से शुरू हुआ। इसी प्रकार से इसका आपको निकालना है, लेकिन नहीं पता चल रहा है तो एकदम वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ पहले, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन से एक चैप्टर पीछे जाओगे, केमिकल बॉन्डिंग में जाओ, देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तब आप सभी लोग को पता है कि कैल्शियम है, और इसके साथ आपको अब क्या करना है, एक कैल्शियम से एक क्लोरीन लगेगा, दूसरे कैल्शियम से एक ऑक्सीजन और एक क्लोरीन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसके साथ साथ हमें एक चीज और पता है, कैल्शियम है ग्रुप 2 का एलिमेंट, मैग्नीशियम से ठीक नीचे, तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगा, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +2, इसके ऊपर आएगा +2। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, -2, इसके ऊपर आ गया -2।
ठीक है। जब इसके ऊपर -2 आ गया तब आप ध्यान से देखिए इसको, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो जब इसके ऊपर +2 आ गया तब एक -1 इधर करेगा, एक -1 इधर करेगा, है कि नहीं। तब जब इसके ऊपर एक +2 है कैल्शियम पर, तब इसको बैलेंस करेगा ना, 2 बॉन्ड है तो दोनों को इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तब एक माइनस यहाँ आएगा और एक माइनस यहाँ आएगा, एक माइनस यहाँ आया, यानी कि जाहिर सी बात है, और यहाँ पर 2 माइनस है, एक माइनस ये किसके चलते आया, कैल्शियम के चलते आया, लेकिन इसके ऊपर 2 माइनस है, तो जाहिर सी बात है कि एक माइनस कहाँ से आया होगा, क्लोरीन से आया होगा। एक इलेक्ट्रॉन किसका लिया होगा, ऑक्सीजन ने, क्लोरीन का लिया होगा। तो जब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लिया होगा तो एक माइनस आपका कैल्शियम से, एक माइनस आपका क्लोरीन से, दोनों मिल करके कितना हो गए, दोनों मिल करके -2 हो गए। तब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। आया समझ में ना, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वह +1 आ जाएगा, ये -1 ये +1। समझ में आया। ये बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं ये। देखो मैं इसमें, हालांकि ये दोनों चौथा पांचवा छोड़ करके सब इम्पॉर्टेंट है ना, इसके बारे में कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये कहना हमारे लिए गलती है, पाप है, नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तब +1 -1 इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझ में आया बच्चे लोग, इसको याद रखना, कभी भी भूलने का प्रयास नहीं करना, कभी भी नहीं भूलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ओ भाई साहब ये क्या दे दिया गया, इसका नाम अभी आप लोग लेटेस्ट में सुन रहे होंगे चारों तरफ, अभी जो दिल्ली में हुआ है ना, मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। खैर यूट्यूब पर हम ये सब चीज़ बातें नहीं कर सकते, वरना फिर कुछ भी हो सकता है। लोग जो है पढ़ लिख करके, इस देश में रह करके, इस देश का खा करके, आगे हम नहीं कुछ बोलेंगे। यह है आपका अमोनियम नाइट्रेट। साइंस स्पेशली केमिस्ट्री एक वरदान है, लेकिन अगर ये अच्छे लोगों के हाथों में गया है तब, वरना ये एक अभिशाप है अगर बुरे लोगों के हाथों में चला गया तो। हर एक साइंस, हर एक ब्रांच के साथ यही हाल है। अमोनियम नाइट्रेट इतना ज़्यादा यूजफुल चीज़ है कि इसके बारे में कहना ही गलत है। हमको भी उतना ज़्यादा जानकारियाँ नहीं थी, हमने जो AI पर सर्च किया तब पता चला इसके यूजफुल के बारे में। लेकिन लोग इसको किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं। इसका इस्तेमाल होने के पीछे क्या ही बोला जाए। अमोनियम नाइट्रेट जिस चीज़ से पूरे धरती को अन्न मिलता है, सबसे ज़्यादा यूज, सबसे जो मेन सोर्स है यूज का वो मैं बता रहा हूँ। जिस चीज़ से पूरे धरती को अन्न मिलता है, जिससे पूरी दुनिया जिंदा रहती है, उसके लिए यूज किया जाता है अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि दूसरी भाषा में फर्टिलाइजर्स के लिए यूज किया जाता है। सबसे बड़ा यूजफुल है, सबसे ज़्यादा यूज है। लेकिन इसको कुछ ऐसे लोग हैं इस धरती पर जो इसका यूज, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं दुनिया को जिंदा रखने के लिए, दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए, लोग इसको, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका यूज कर रहे हैं इस दुनिया में कुछ स्पेसिफिक लोगों को खत्म करने के लिए। सोच लो कि ये देश छोड़ो, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। खैर हमको ये सब पर नहीं चर्चा करनी है, हमको चर्चा करनी है अमोनियम नाइट्रेट के नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट के नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अगर इसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो फिर हमको पता है कि देखो कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग नॉर्मल मेथड लगाएंगे तो नाइट्रोजन के लिए मान लेंगे 2x, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए +4, ऑक्सीजन के लिए 3 ऑक्सीजन है तो -6 इक्वल टू, मॉलिक्यूल 0 लग रहा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x और ये दोनों सॉल्व होकर के -2 बचेगा इक्वल टू +2, तो x बराबर +1। बच्चे लोग करके आ जाएंगे, ऑप्शन में भी दिया रहेगा, लेकिन ये गलत है। ये मॉलिक्यूल आया कहाँ से है पहले इसको तो देखो। तो ये मॉलिक्यूल को समझने के लिए आपको एक चैप्टर और पढ़ना पड़ता है, हालांकि बिना पढ़े भी हो जाएगा। उसका नाम होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम, क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। अभी मैं लेटेस्ट समय में क्लास 12 में मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अमोनियम नाइट्रेट
यह बना है वीक एसिड वीक बेस NH4OH और स्ट्रांग एसिड HNO3 से। वीक बेस NH4OH और स्ट्रांग एसिड HNO3 के मिक्सचर से बना है। तो जब इसके मिक्सचर से बना है तो यह है आपका वीक बेस और यह स्ट्रांग एसिड। जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है? साल्ट बनता है। और इसके द्वारा जो साल्ट बनेगा उसका नाम होगा अमोनियम नाइट्रेट। और यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? यहाँ से बाहर निकलेगा वाटर। अब ये साल्ट बना तो हम सभी लोग को पता होगा कि साल्ट क्या होता है? आयोनिक इन नेचर होता है। साल्ट आपका आयोनिक इन नेचर होगा और जब ये आयोनिक इन नेचर होगा तब ये अपने आप को डिसोसिएट करके रखता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है NH4+ और NO3- के फॉर्म में। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा। लेकिन अगर आप ये कर रहे हो तो दुर्भाग्य से आप गलती कर रहे हो। देखो अब इस केस में हमें इस नाइट्रोजन के बारे में देखें। अब नॉर्मल मेथड लगाना है। इस नाइट्रोजन को मानेंगे x, हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा 4 × +1 और इज इक्वल टू के बाद अगर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता तो 0 लिखते हैं, लेकिन अभी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? +1 लिखेंगे। अब देखो x + 4 = +1, तब x = +1 - 4, x = -3। ठीक है, ये चीज बनता है। अब आगे जो चीज व्यक्ति अमोनियम नाइट्रेट के साथ गलती किया है उसको तो सरकार अच्छे से देखेगी, इसमें तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम मानेंगे नाइट्रोजन को x, फिर 3 × -2 = -1। आया समझ में? तब 3 × 2 = 6 हो जाएगा। x + -6 = -1। तो x प्लस, अब डायरेक्ट करते हैं ना, x = -1 + 6, x = +5। कहाँ आपका +1 आ रहा था और कहाँ आपका यहाँ पर -3 और +5 आ गया। देखिए कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, अंतर है ना। यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, क्योंकि मॉलिक्यूल ही दूसरा है ना। आया कहाँ से ये देखना पड़ता है। कोई भी चैप्टर अगर आप एक बार पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि हमको पूरा चैप्टर आ जाएगा तो आप गलत हो। अगर आप हमसे आप पूछो कि हमें कोई चैप्टर पूरी तरीके से आता है, बिल्कुल नहीं आता। कोई भी चैप्टर किसी को पूरी तरीके से आ ही नहीं सकता है कि नहीं। अगर आप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट के आधार पर इसको निकालना चाहो, नहीं आएगा, क्योंकि ये आपका रिलेटेड है आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर से। ये आपका वीक बेस है, ये आपका स्ट्रांग एसिड है, दोनों के साथ रिएक्शन होगा तो ये आपका आयंस बनेगा जो कि साल्ट होगा। अगर इसका हम लोग साल्ट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा, ये अलग बात हो गई, अलग मुद्दा हो गया, है कि नहीं। pKa pKb वैल्यू इसके आधार पर इसको निकाला जाएगा। इसका साल्ट हाइड्रोलिसिस आएगा, KH कांस्टेंट आएगा, Kw की वैल्यू आएगा, दोनों में रिलेशन आएगा, pH आएगा, pKa आएगा, pKb आएगा। वो सब चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। आया समझ में? ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है Fe3O4, है ना। Fe3O4 का भी अपना अलग ही कहानी है। अगर हमें Fe3O4 का दे दिया जाए निकालने के लिए तो हम इसका निकालेंगे और इसका आंसर क्या आएगा? Fe3O4 में 3 ऑक्सीजन है ना। हालांकि इसको बहुत बुक में यही देता है, लेकिन इसका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, तब आयरन का निकालना है 3x, है ना। इसको बनेंगे 3x + 4 × -2 = 0। तो 3x + -8 = 0। तो 3x = +8, तो x बराबर +8/3 ये आता है। लेकिन एक्चुअल में यह सही नहीं है। हालांकि बहुत सारे बुक में डायरेक्ट के तौर पर यही देता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहता ही नहीं है। ये मॉलिक्यूल रहता है आपका FeO + Fe2O3 के फॉर्म में। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब बनता है Fe3O4। है समझ में?
तब इस ऑक्सीजन का अलग आएगा, इसका अलग आएगा। जैसे अगर हम इसका निकालेंगे तो x प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा +2। अगर इसका हम लोग निकालें तब इसका आ जाएगा 2x प्लस -6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +6, x बराबर आ जाएगा +3। है समझ में? तो इस ऑक्सीजन का आएगा +2, इसका आएगा +3। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग करते हैं। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, Na2S4O6। अगर हम इसके बारे में भी अगर देखें अच्छे से तो हमको लगेगा कि कुछ और हो रहा है, लेकिन होगा कुछ और। सल्फर का निकालना है ना, हमारे पास कंपाउंड दिया गया है Na2S4O6, सल्फर का निकालना है। सल्फर कितने हैं? 4 हैं। नॉर्मल मेथड से अगर आप करोगे तो 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई +1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू 0, तो 4x ओके प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, तब 4x इक्वल टू +10 है ना। सॉल्व करने के बाद +10 आ जाएगा, तब x इक्वल टू +10 बाई 4 यानी कि +2.5 आएगा, है ना। लेकिन ये चीज़ आपका कंप्लीटली गलत है, कंप्लीट फॉर्म में यह गलत है। तब इसका सही क्या होगा तो इसके बारे में देखते हैं। तो जब हम लोग इसके बारे में देखेंगे तब ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे। S डबल बॉन्ड O ONA, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ONA, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस। अब देखो चारों सल्फर इस प्रकार से लिंकेज होते हैं, और जब इस प्रकार से लिंकेज है तो हम सभी लोग को पता होगा जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में अगर इस प्रकार से जुड़ते हैं इस केस में, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आता है। और इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो इन दोनों के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0 और 0, दोनों सल्फर का। सिर्फ इन दोनों सल्फर का इसका और इसका अलग अलग आएगा। और तब इसका अगर हम लोग चेक करें कि इसका कितना आएगा, तब इस सल्फर का देखो यहाँ पर -2 यहाँ +1, तब इसको सॉल्व करने के बाद इसका आएगा आपका +5 और इसका भी आ जाएगा क्या +5, और इन दोनों का क्या आएगा 0 आएगा। सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों के लिए हम मानेंगे क्या 2x, क्योंकि इसका निकालना है और इसका हमें पता है। ठीक है, तो 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, 6 मल्टीप्लाई बाई -2। सोडियम कितने हैं 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई +1। सल्फर कितने हैं 2 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू खत्म। अच्छा देखो किसके लिए क्या लिए है लिख देते हैं, ये सल्फर के लिए, ये ऑक्सीजन के लिए, ये सोडियम के लिए, ये अगेन सल्फर के लिए। और कौन सा सल्फर जिसके अंदर SS लिंकेज है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस -12 प्लस 2 इक्वल टू 0, तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -10 आएगा ना, उधर जा करके +10 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू +10, तब x इक्वल टू +5 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी +5 और इसका भी +5 आंसर होगा। आया समझ में प्यारे बच्चे लोग, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे ढंग से समझना ही होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि इसका नाम है कुछ और काम है कुछ। इस केस में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन जेईई मेंस का PYQ है। 2025 में नीट में ये आया था, और H2SO4 आया था। ठीक है, तो ये दोनों तो हमने बता दिया। H2SO4 का +6 होता है, बच्चा बच्चा जानता है। अब देखिए सबसे पहले K2O में देखें, तब इस केस में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तब इसको तो आप आसानी से बता दोगे और जो बताओगे वही होगा। 2x प्लस -2 इक्वल टू 0, तो x बराबर +1। आया समझ में। और इस केस में इसका नाम होता है पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है,
लेकिन अगर आप इसके अंदर बताना चाहोगे K2O2 के अंदर अगर हम आपसे कहें कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 2x प्लस -4 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर +4, तो x बराबर +2 करोगे, जो कि क्या है, रॉन्ग नहीं, वेरी वेरी रॉन्ग है। अगला KO2, इस केस में अगर हम कहें पोटेशियम बताने के लिए, तो पोटेशियम को मान लोगे x प्लस -4 इक्वल टू 0, तो x बराबर +4 ये करोगे, और ये सब ऑप्शन में दिया गया रहेगा। लेकिन आप ये बताओ कि पोटेशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है। पोटेशियम आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ग्रुप 1 S ब्लॉक एल्कली मेटल। तो क्या ग्रुप 1 के एलिमेंट एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं ना। जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर +2 यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हो कैसे गया, है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। तब इस केस में ये तो और ज्यादा रॉन्ग है। आया समझ में? तब सही क्या है भैया? तो सही ये है कि आप जो सोच रहे हो वो यहाँ पर तो -2 और यहाँ 2 पोटेशियम है, तो 2 बार +1 हो जाएगा। लेकिन इस केस में आप जो सोच रहे हो वो नहीं है। यहाँ पर ये होता है ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में, यहाँ पर ये होता है आपका परऑक्साइड फॉर्म में, और यहाँ पर ये होता है सुपर ऑक्साइड फॉर्म में। आया समझ में? इस फॉर्म में ये होता है। तो जब ये इस फॉर्म में है, तो परऑक्साइड फॉर्म में है, तो परऑक्साइड लिंकेज बनाना पड़ेगा ना। जब परऑक्साइड लिंकेज बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, OO माइनस माइनस K+K+ होगा। आया समझ में? पता चल गया ना क्यों ऐसा है? क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों ऑक्सीजन पर एक एक माइनस है, और इसके बीच में एक इस प्रकार का लिंकेज है, तो यहाँ K+K+ है। तब यहाँ पर पोटेशियम पर क्या आ गया, पोटेशियम पर आ गया 1, पोटेशियम पर आ गया 1 प्लस, ना कि 2 प्लस। निकालना चाहो उस मेथड से तो कैसे निकालोगे, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1 करोगे इक्वल टू 0, तो 2x बराबर +2, तो x बराबर +1। है समझ में? इसी प्रकार से अगर आप इसमें देखोगे तो ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म में रहता है। सुपर ऑक्साइड फॉर्म का मतलब होता है कि आपका एक ऑक्सीजन पर आधा माइनस होता है, एक ऑक्सीजन पर आधा माइनस, दूसरे ऑक्सीजन पर आधा माइनस, यानी कि दोनों ऑक्सीजन पर मिल करके कितना होता है, 1 माइनस होता है। देखिए यहाँ पर आपका ऑक्साइड फॉर्म में होता है O पर 2 माइनस, परऑक्साइड में होता है O पर 1 माइनस, सुपर ऑक्साइड में 1 पर आधा माइनस। दूसरी भाषा में ऑक्साइड में O पर 2 माइनस, परऑक्साइड में O2 पर 2 माइनस, और सुपर ऑक्साइड में O2 पर 1 माइनस। समझ पा रहे हो इस बात को? तब इसके ऊपर माइनस आधा, इसके ऊपर माइनस आधा, तो पोटेशियम पर +1 है कि नहीं? इसके ऊपर माइनस आधा, तो पोटेशियम पर +1 हो जाएगा। और इस केस में अब क्या करेंगे हम इसका, जब हमको इस नॉर्मल मेथड से निकालना होता है x प्लस O2 के लिए क्या मानोगे, -1 है ना, इक्वल टू 0, तो x बराबर +1 हो जाएगा। ऐसा समझ में? ये IIT JEE का PYQ है, समझ में आया? तो इस प्रकार से निकाल लेंगे ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। यह क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, इसके बारे में देखते हैं। हालांकि इसका नीट में सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा गया था, लेकिन हम लोग इसके सभी चीज के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, देखिए हमारे पास दिया गया है Br2O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, है ना, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड Br3 दिया है ना, सॉरी Br3O8 है। इस केस में अगर निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या करोगे, 3x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई -2 इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 8 टू 16 प्लस 16 हो जाएगा उधर जा करके। ओके, तब x बराबर +16/3 हो जाएगा, है ना।
तो 3 5 15, ये आपका आंसर आता है नॉर्मल मेथड से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो निकालने के लिए पहले आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। हम सभी लोग को पता है ब्रोमीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट 4d ऑर्बिटल होता है, जिसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। और जब शेयर करेगा तो इसके पास टोटल 3 ब्रोमीन है और 8 ऑक्सीजन है। तब सबसे पहले तो तीनों ब्रोमीन आपस में भी जुड़ता है, Br Br Br, और इसके साथ साथ 3 ऑक्सीजन एक टर्मिनल पर और 3 ऑक्सीजन दूसरे टर्मिनल पर लगते हैं, और बाकी के ऑक्सीजन कहाँ लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं। आया समझ में? और जब ऐसा होगा तब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखने लायक होगा, है ना। यहाँ पर होगा -2 -2 -2, और यहाँ पर भी -2 -2 -2, यानी कि इसके ऊपर कम से कम +6 तो होगा। और जब इसके ऊपर +6 होगा तो सिर्फ +6 नहीं होगा, इधर से भी, इधर वाला भी ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बीच वाला भी यहाँ पर हो जाएगा +7, इसके ऊपर भी हो जाएगा +7, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच ले तो इसके ऊपर होगा न्यूट्रल ना, जब ये न्यूट्रल होगा तब इस केस में, अच्छा देखो, जब इसके ऊपर हमने +7 किया तब इसके ऊपर एक माइनस एक्स्ट्रा, और इसके चलते एक मिनट, इसके ऊपर +7, इसके ऊपर +7 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ पर -2 हो जाएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तब ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तब ये दोनों उधर जा करके प्लस में हो जाएंगे, और जब प्लस में हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा आपको हमारे हिसाब से +7, इसका यहाँ पर एक माइनस, दोनों उधर जा करके +4 हो जाएंगे, और इसके चलते आपका आ जाएगा माइनस मिल गया ना, 2x माइनस, ये उधर नहीं जाएंगे, इसका आंसर आएगा आपको +2 हो ही नहीं सकता। बीच वाले का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए -2 -2 -2, तो यहाँ पर +6, -2 -2 -2, तो यहाँ पर आ जाएगा +6। ये ब्रोमीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तब यहाँ पर आ जाएगा +7। ये ब्रोमीन इधर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ आ जाएगा +7। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो यहाँ पर 2 माइनस आ जाएगा ना, जब सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी 2 माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +2, इस ब्रोमीन का +2 आएगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में क्लियर कर देंगे कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। बाकी सारा क्वेश्चन एकदम आपका परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो गया। हमने बहुत दिन से विचार बनाया था कि इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका आंसर +7 आएगा, इसका +5 आएगा, +7 आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मुझे विचार करके बताना होगा, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों ने आज टोटल 14 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही तगड़े वाले एक्सेप्शन थे रेडॉक्स रिएक्शन के, जिसको हम लोग सॉल्व किए। अच्छे बच्चे लोग इस क्वेश्चन में फंसते हैं, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप लोग यहाँ तक हमारी वीडियो देखे हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।